नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रायोगिक भूगोल की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है मानचित्र कला। यह इसका प्रथम वीडियो रहेगा। इन वीडियोज़ में हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करते हैं ताकि आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हमारे अंतर्मन में छाए हुए रहें। इससे पूर्व भी हमने प्रायोगिक भूगोल में रिमोट सेंसिंग व जीआईएस का एक पार्ट बना रखा है और इसके अलावा मानव भूगोल श्रृंखला में हमने निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इसके अलावा मानव प्रजाति वर्गीकरण के 3 वीडियोस भी बना रखे हैं। अगर आप इन सब वीडियोस का लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसे आपको डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और विषय है मानचित्र कला। अपनी तैयारी को परखने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, उनके आंसर सोचें और जितने भी अंक आपके इस सीरीज में आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्र रचना में अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शन हैं चीनी विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्री विद्वानों द्वारा, यूनानी विद्वानों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है यूनानी विद्वानों द्वारा। जैसा कि सर्वविदित है कि हम यहाँ प्रश्नों को वर्णात्मक रूप से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय रहता है अधिक प्रश्नों को बताने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है विकसित एवं विकासशील देशों के बीच निर्धनता के प्रतिरूप को दर्शाने के लिए, जीपीडी में प्रति व्यक्ति सामयिक बदलाव को दर्शाने के लिए, 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को दर्शाने के लिए, विकास के प्रारंभिक अवस्था में न्यूनतम आय अंश में भागीदारी को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सी, 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्य उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है? ऑप्शन है समुच्चय रेखा, वर्ण मानचित्र, बिंदु विधि, सममान मानचित्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण मानचित्र। यह प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, परंतु यहाँ प्रतीक के रूप में हम केवल एक एग्जाम को दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस में अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्ण प्रतीकी, वर्ण वर्णकता, सममान रेखा, वर्ण मात्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी, सममान रेखा। अगला प्रश्न, 1:3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है, विस्तारित मानचित्र की मापनी होगी। ऑप्शन है 1:50,000, 1:1000, 1:10,000, 1:12,500। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है बी, 1:1000। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र, मापक 1:50,000 पर बना धरातल पत्रक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, मापक 1:50,000 पर बना धरातल पत्रक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में 2 सूची दी हुई है, एक तरफ मानचित्र का प्रकार और दूसरी तरफ सन्निहित सूचना यानी कि उसका कार्य। तो मानचित्र के प्रकार में कोरोक्रोमेटिक, वर्ण प्रतीकी, वर्ण मात्री व समान रेखा दर्शाई गई है।
अगर हम कोरोक्रोमेटिक की बात करें तो कोरोक्रोमेटिक का कार्य रहता है एन रंगक के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाना। और अगर हम वर्ण प्रतीकी की बात करें तो वर्ण प्रतीकी का कार्य रहता है संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण को दर्शाना। इसके अलावा अगर हम वर्ण मात्री की बात करें तो इसका कार्य रहता है शेडों के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर को दर्शाना। और अगर हम समान रेखा मानचित्र की बात करें तो इसका कार्य रहता है समान मूल्यों के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाना। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर रह जाता है वह है 2, 4, 1, 3। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट रहता है। यह यूजीसी नेट जेआरएफ के सेकंड पेपर जुलाई 2018 में आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? ऑप्शन है नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है अनुपात, डी। अगला प्रश्न, आमतौर पर नक्शे के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखाई जाती है क्योंकि हमारे ऑप्शन है ऊपरी उत्तरी ध्रुव है, राजनीतिक कारण, उत्तर में स्थल क्षेत्र अधिक है, खगोलिक कारण। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, राजनीतिक कारण। अगला प्रश्न, समान यात्रा समय लगने वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है आइसोक्रोन, आइसोटेक, आइसोडेपेन, आइसोफेन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है आइसोक्रोन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है? ऑप्शन है मालवीट प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, बोनिका प्रक्षेप, सिनिसोइडल प्रक्षेप। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वह हो जाता है ए, मालवीट प्रक्षेप। अगला प्रश्न, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन है आइसोप्लेथ विधि, जियोमेट्रिकल सिंबल विधि, डॉट विधि और कोरोप्लेथ विधि। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, आइसोप्लेथ विधि। अगला प्रश्न, भारत का मौसम मानचित्र बनाया गया है। ऑप्शन है बोन प्रक्षेप पर, बहुशंकु प्रक्षेप पर, मर्केटर प्रक्षेप पर, मालवीट प्रक्षेप पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बोन प्रक्षेप, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूसरे 3 से भिन्न है? पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ, साधारण रेखा ग्राफ, मिश्रित दंडारेख। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा साधारण रेखा ग्राफ। अगला प्रश्न, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। ऑप्शन है हीथर ग्राफ पर, इर्गोग्राफ पर, क्लाइमोग्राफ पर, बैंड ग्राफ पर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इर्गोग्राफ पर, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जो आलेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है बैंड ग्राफ, बार ग्राफ, हीथर ग्राफ या पॉलीग्राफ। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सही, पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आइसोबार वायुदाब से, आइसोहाइट वर्षा से, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा से, आइसोबाथ गहराई से। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, इर्गोग्राफ के प्रणेता थे ए गिडीज, ए जी ओगिलपी, ए के लॉबैक, ए रॉबिन्सन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए गिडीज। अगला प्रश्न, मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है।
यह परिभाषा दी गई है? रॉबिन्सन द्वारा, रेस द्वारा, मोकहाउस द्वारा, केलावे द्वारा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है रॉबिन्सन द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापने में, दिशा मापने में, दूरी मापने में, प्रवणता मापने में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है दूरी मापने में, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापक मानचित्र है? एटलस के नक्शे, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, खेतों का नक्शा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, खेतों का नक्शा। अगला प्रश्न, निम्न में किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया है? ऑप्शन है आर.एल. सिंह ने, एस.पी. चटर्जी ने, एस.पी. दासगुप्ता ने, एस.एम. अली ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है एस.पी. चटर्जी, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज कुरियन, पी दयाल, एस.पी. चटर्जी, एस.एम. अली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, एस.पी. चटर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह बिंदु आंकड़े का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन है स्पॉट हाइट्स, बेंचमार्क, समुच्चय रेखा, त्रिभुवन, स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सी, समुच्चय रेखाएं। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ भूमि उपयोग लक्षण और दूसरी तरफ पारंपरिक रंग कूट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूमि उपयोग लक्षण में कृषि क्षेत्र है, जलाशय है, निर्मित आकृति है, अकृषि अवशिष्ट है। तो अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो यह संबंधित है पीले रंग से, और अगर हम जलाशय की बात करें तो यह संबंधित है नीले रंग से, और अगर हम निर्मित क्षेत्र की बात करें तो यह संबंधित है लाल रंग से, और अगर हम अकृषि अवशिष्ट भूमि की बात करें तो यह संबंधित है भूरे रंग से। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा 5, 3, 1, 2, जो कि हमें यहाँ सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन है भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्म्स तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, आइसोहेल्स आर्द्रता। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ बिंदु मानचित्र, चक्रा रेखा, वर्णमात्री और समताप रेखाएं, और दूसरी तरफ उनके उपयोग। तो अगर हम सबसे पहले बिंदु मानचित्र की बात करें तो बिंदु मानचित्र जो संबंधित है जनसंख्या विन्यास से, और अगर हम चक्रा रेख की बात करें तो चक्रा रेख संबंधित है भूमि उपयोग के आंकड़ों से, और अगर हम वर्णमात्री की बात करें तो वर्णमात्री संबंधित है जनसंख्या घनत्व से, और अगर हम समताप रेखाओं की बात करें तो यह संबंधित है तापमान के वितरण से। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, यहां भी दो सूची दी हुई है, एक तरफ प्रदर्शन विधि और दूसरी तरफ उपयोग। तो प्रदर्शन विधि में सममान रेखा, बिंदु, विकीर्ण आरेख, तारेख आरेख। तो अगर हम सममान रेखा की बात करें तो यह संबंधित है संक्रामी प्रकृति का विन्यास से, और अगर हम बिंदु की बात करें तो यह संबंधित है जनसंख्या विन्यास से,
और अगर हम विकीर्ण आरेख की बात करें तो यह संबंधित है सहसंबंध की प्रकृति से, और अगर हम तारेख आरेख की बात करें तो यह संबंधित है पवन दिशा से। तो हमारा आंसर हो जाता है 4, 2, 1, 3, जो कि ऑप्शन सी के अंदर प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न, अगला व अंतिम प्रश्न है, अंतर्वेशन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वर्णमात्री मानचित्र में, बिंदु मानचित्र में, सममान रेखा मानचित्र में, वर्ण प्रतीकी मानचित्र में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है समान रेखा मानचित्र में। तो इस प्रकार से मानचित्र कला के 30 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें आधारशिला को। धन्यवाद।